इंडियन डिफेंस एकेडमी संघर्ष IAS हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रकाश चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो आज का फर्स्ट लेक्चर रहेगा वो उन साथियों के लिए रहेगा जो संघ लोक सेवा आयोग की 2023 की प्रारंभिक परीक्षा और राज्य लोक सेवा आयोग 2023 की प्रारंभिक परीक्षा इस साल दे रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 28 मई को है और राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 26 मई को है। तो उन दोनों ही परीक्षा में बैठने वाले साथियों के लिए ये वीडियो एक अच्छे सजेशन के रूप में हो सकता है। मैं उन डाउट्स पे बात करूँगा जिनमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे संघ लोक सेवा आयोग में बच्चे नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत भय में रहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितने नहीं करना है, कितने छोड़ना है, क्या क्या स्थिति रहती है। जो भी डाउट्स आपके रहेंगे वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं आपके डाउट्स क्या क्या होना चाहिए, है ना। तो इस पर हम डाउट्स की बात करेंगे, है ना। तो डाउट्स क्या क्या होने चाहिए। देखिए, सबसे पहला डाउट होता है कि हम कितने प्रश्न करें, है ना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन में माइंड ये रहता है कि यार हम राज्य लोक सेवा आयोग में तो मैं बच्चों को बोलूँगा कि 100 क्वेश्चन है, आप 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और उसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि हम कितने क्वेश्चन करें, कितने नहीं करें। लेकिन उससे पहले एक सवाल ये आ जाता है कि अगर हमने फॉर्म, देखिए ऐसा होता है 15 लाख बच्चे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग को हमने थोड़ा सा करा, तो संघ लोक सेवा आयोग UPSC की परीक्षा, इसमें अगर मान लीजिए 15 लाख फॉर्म भरा है तो उसमें से 5 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम देने आते ही नहीं। तो UPSC को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें इतना कुछ करना पड़ता है, 5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने आते ही नहीं, टाइम पास के चक्कर में फॉर्म भर देते हैं। तो उन्होंने ऐसा विचार किया था कि अब फॉर्म भरने को ही अटेम्प्ट काउंट करना कहा जाए। जैसे आपको पता है UPSC में आपको अटेम्प्ट दिए जाते हैं कि जनरल के लिए 9 अटेम्प्ट है ना, 8 अटेम्प्ट है, OBC के लिए 9 अटेम्प्ट है, तो ऐसे ही अटेम्प्ट होते हैं। तो UPSC ने विचार किया कि हम लोग फॉर्म भरने को ही अटेम्प्ट काउंट माना जाए। विचार किया था, अभी तक हालांकि उस पर कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। लेकिन अगर फॉर्म भरने को ही अटेम्प्ट माना जाएगा, हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए कि फॉर्म भरने को ही से अटेम्प्ट माना जाएगा। अभी तक केवल इतना है कि आपने फॉर्म फिलअप किया, आप अगर एग्ज़ाम सेंटर पहुँच गए, आपने सिग्नेचर कर दिया, आप एग्ज़ाम दें या ना दें, आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। सिग्नेचर करने के बाद आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन इसमें ये रहेगा कि अगर आपकी तैयारी 1-1.5 साल की है तो आप संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में बैठें। बिना तैयारी के आप लोग बैठेंगे तो मेरा मानना है कि अटेम्प्ट आपका बिगड़ना है एक अटेम्प्ट, और उससे क्या है कि जो आपके आने वाले मौके हैं उनमें भी थोड़ी सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अगर आप 1-1.5 साल की तैयारी लेके बैठते हैं तो आप अटेम्प्ट दीजिए, आप फॉर्म फिलअप कीजिए, वरना थोड़ा सा इंतजार कीजिए। थोड़े से इंतजार के बाद आप वापस, जब आपकी थोड़ी बहुत तैयारी हो तब आप अगला अटेम्प्ट दीजिए। अब राज्य लोक सेवा आयोग में तो मैंने बताया है कि आपको सभी प्रश्न, लगभग 100 प्रश्न है तो आपको 100 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। मान लीजिए अगर आपका एक प्रश्न सही है तो आपके उसको 2 नंबर मिलते हैं, और अगर मान लीजिए कि आपका एक प्रश्न गलत है तो इस 2% का 1/3 यानी कि 0.67% जो आपके नंबर है वो काट दिए जाए। यानी कि आपका एक क्वेश्चन सही है और आपने अगर आगे वाले 3 क्वेश्चन गलत किए हैं तो जो ये सही क्वेश्चन है ये भी आपका गलत माना जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला है संघ लोक सेवा आयोग का, है ना। अब आइए हम इसमें बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग क्या है। कुछ बच्चों को डाउट ये रहता है कि यार नेगेटिव मार्किंग है इसलिए हम लोग 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यार हम 100 क्वेश्चंस में से
60 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, 60 में से हमारे 58 सही होते हैं और 2 गलत होते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे जो दावा करते हैं कि हम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 58 सही होते हैं, 2 गलत होते हैं, तो या तो ऐसे बच्चे सीधे सरल भाषा में कहा जाए तो भगवान का अवतार है या फिर उनको अपने आप पे बहुत कहीं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। क्योंकि कोई भी कैसा भी बच्चा हो, वो अगर इस पूरे यूपीएससी के सिलेबस को घुट कर पी जाए 3 बार 4 बार, तो भी मैं ये इतना दावे से कह सकता हूँ कि वो 60 अटेम्प्ट करेगा और 58 क्वेश्चन सही करेगा, ये नामुमकिन है ना। और ऐसा कोई बच्चा अगर दावा करता है तो उसको मरने से पहले ही भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए, मरणोपरांत तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे 58 सही होना, 2 गलत होना, ये बिल्कुल नामुमकिन है ना। तो अब इसका तरीका क्या होना चाहिए? इसका तरीका 2 तरीके से इसको देखा जाता है। देखिए, पहला तो ये है कि अगर आप 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, 60 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 60 क्वेश्चन में से लगभग इतना है कि आप लोग 52 क्वेश्चन, मैं मान रहा हूँ कि हाँ 51-52 क्वेश्चन के लगभग आपके सही हो सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए आपने 8 क्वेश्चन गलत किए, है ना, या हम मानते हैं कि आपने 9 क्वेश्चन गलत किए हैं और 51 क्वेश्चन आपने सही किए, है ना। अब 51 क्वेश्चन सही करना और 9 क्वेश्चन गलत करना है, यानी कि अगर आपने 9 क्वेश्चन गलत किए हैं तो 51 में से आपके कितने 3 सही क्वेश्चन चले जाएंगे। 3 सही क्वेश्चन सही चले जाने पर आपके पास बचते हैं 49, है ना। 49 क्वेश्चन आपके मान लीजिए सही होते हैं, तो 49 क्वेश्चन पे आपका प्रीलिम्स होना नामुमकिन है ना। क्योंकि अभी तक जो संघ लोक सेवा आयोग का कट ऑफ आया है वो लगभग 100 नंबर या 100 से थोड़ा सा ऊपर ही आया है, 100 से नीचे नहीं आया है ना। अगर आप 49 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं इस रेशो के हिसाब से, तो आप प्रीलिम्स अनक्वालिफाइड है ना। आप नेगेटिव मार्किंग के भय से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें से आपके 51 क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। देखिए, बहुत मुश्किल है कि अगर आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 51 क्वेश्चन आपके सही हो जाए, बहुत मुश्किल है। मैं मानता हूँ एक आध हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि 51 क्वेश्चन आपके सही हो जाए। 51 सही भी होते हैं तो भी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। दूसरा तरीका क्या है? मान लीजिए दूसरे तरीके में अगर आपने 85 क्वेश्चन सही किए, आपने अटेम्प्ट किए, 85 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। अब 85 में मैं मान रहा हूँ कि आप लगभग इस 21 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, है ना। 85 में से अगर 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 85 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, तो मान लीजिए 85 क्वेश्चन में से अगर 21 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, 64 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, है ना। अब 64 और 21 का रेशो क्या होगा कि 85 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 85 में से 64 सही किए, 21 गलत किए। अब वही 3 का आप लोग अंदाज़ा लगाएंगे, 3 क्वेश्चन से 64 क्वेश्चन में से 3 के हिसाब से आप माइनस करेंगे, एक क्वेश्चन सही जो गलत हो जाएगा वो 3 के हिसाब से हो जाएगा, यानी कि आपके 7 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से 64 में से माइनस होंगे। 64 में से जब आपके 7 क्वेश्चन माइनस होते हैं तो आपके पास लगभग 57 क्वेश्चन जो है, 57 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। यानी 57 क्वेश्चन सही होने पर आपका प्रीलिम्स यूपीएससी का क्वालिफाइड माना जाता है। 85 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, बिल्कुल मुमकिन है, होता है कि आप उसमें से कम 64 क्वेश्चन तो सही करेंगे। 21 क्वेश्चन हो सकता है आप लोग गलत कर दें, 21 क्वेश्चन गलत करने के बाद भी आपके 57 क्वेश्चन सही हो जाते हैं और आप लोग संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाते हैं। तीसरा जो रेशो लगता है, तीसरा रेशो ये लगता है कि अगर मान लीजिए आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 90 में से अगर आपके 66 क्वेश्चन सही है और 24 क्वेश्चन गलत है ना। 90 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, 64 क्वेश्चन आपके सही है, 24 क्वेश्चन आपके गलत है। अगर यह स्थिति बनती है तो भी आप 58 क्वेश्चन सही करते हैं। वही 3 का रेशो लगाइए, 3 क्वेश्चन गलत होने पे 1 क्वेश्चन भी सही है, वो भी गलत माना जाएगा, है ना।
यानी कि 64 में से अगर आपने 24 गलत भी किए और 24 की नेगेटिव मार्किंग 64 में से हुई तो भी आपने 58 क्वेश्चन सही किए, यानी कि क्या आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो फैक्ट ये कहता है वो ये कहता है कि आप इस रेशो पे ना चलकर इन दो रेशो पर चले तो आप कम से कम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि इस रेशो के हिसाब से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है, वो रखिए, रहता है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी हमें ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में फ़ायदा मिल रहा है तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस करें, है ना, तो हम प्रीलिम्स क्वालिफाई आराम से कर पाएंगे। अब दूसरा होता है नेगेटिव मार्किंग का खौफ। नेगेटिव मार्किंग का खौफ कैसा होता है कि नेगेटिव मार्किंग के खौफ में यह रहता है, 3 स्थितियां नेगेटिव मार्किंग के खौफ में बनती है। 3 स्थितियां कौन सी बनती हैं? पहली स्थिति ये बनती है कि अगर आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस में से पता है कि ये एक तो सही है और जो ये 3 है ये गलत है, आपको इतना परफेक्ट भरोसा है कि ये तो 3 तो गलत ही है, ये एक सही है, तो ये आपका परफेक्ट कैलकुलेशन माना जाएगा कि हाँ ये लगभग सही है, कि ठीक है। दूसरी स्थिति जो बनती है वो ये बनती है कि अगर आपको पता है कि इस 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो सही है और 2 ऑप्शन गलत है ना, आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन सही है 2 ऑप्शन गलत है, तो जब 2 ऑप्शन सही और 2 ऑप्शन गलत वाली स्थिति आती है तो इसमें क्या होता है कि मान लो अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्वेश्चन अटेम्प्ट में से अगर हम रेशो देखें तो मान लो अगर आपने 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 36 में से हम इसको बराबर ही ले लेते हैं कि आपके 18 क्वेश्चन सही हो गए, आपके 18 क्वेश्चन गलत हो गए, है ना। अब 18 क्वेश्चन सही होना और 18 गलत होना, 18 की नेगेटिव मार्किंग अगर 18 क्वेश्चन सही 18 गलत क्वेश्चंस की नेगेटिव मार्किंग 18 सही से होगी तो आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कितने कि आप लगभग 12 क्वेश्चन सही कर जाते हैं, 6 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, है ना। तो इस स्थिति में भी आपका नुकसान कितना हुआ? केवल 6 क्वेश्चन का आपका नुकसान हुआ, है ना। 12 क्वेश्चन आपके सही हुए 18 में से, 18 गलत होने के बाद, है ना, क्यों? क्योंकि 3 6 18, 6 क्वेश्चन माइनस होंगे तो भी आप 12 क्वेश्चन के प्रॉफिट में। तीसरी स्थिति जो आती है वो ये आती है कि यार इस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन गलत है, 3 ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन गलत है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में भी अगर हम 36 का रेशो लेते हैं, 36 में से अगर आपके 18 सही होते हैं, 18 गलत होते हैं और 18 सही 18 गलत होने के बावजूद भी अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो भी आप प्रॉफिट में हैं। कैसे प्रॉफिट में हैं? कि अगर आपने 18 सही किया 18 गलत किए तो भी आप प्रॉफिट में हैं। क्या आप 18 सही 18 गलत नहीं मानो तो आप इतना देखो कि इस स्थिति में अगर मान लो आपने 12 सही किए और 24 गलत कर दिए, 36 क्वेश्चन में आप लोग रेशो लेके चल रहे हैं, आपने 12 सही किए 24 गलत कर दिए। अब 24 गलत में से भी अगर आपने 3 आगे 24, है ना, 8 से 9 10 11 बार आपके, फिर भी आप 4 क्वेश्चन के प्रॉफिट में। अगर यह स्थिति आपकी रहती है तो भी आप 4 क्वेश्चन प्रॉफिट में थे। आपको पता था कि यार ये 3 ऑप्शन गलत है। ये जो 2 स्थिति हैं इन्हें एक छोटी सी भाषा में कहा जाता है कि तुक्का लगाने वाली स्थिति, है ना। लेकिन तुक्का भी बिना माइंड के नहीं लगाया जा सकता है, तुक्का लगाने के लिए भी आपको माइंड की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपका माइंड स्किल थोड़ा बहुत भी अच्छा है, आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, उसमें से आपको लग रहा है कि पढ़ने के बाद कि यार नहीं यार इतना तो मैं जानता हूँ कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो भी आप 6 नंबर 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन के प्रोसेस में रहेंगे। परफेक्ट वाली स्थिति में तो आप परफेक्ट है सही। चौथी स्थिति क्या बनती है कि यार हमें पता है कि 4 क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, चारों में से हमको एक भी नहीं आता है ना, मान लो एक भी नहीं आता है, 4 ऑप्शन है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है जब हम देने बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में यूपीएससी में क्या होता है शून्य वाला मार्क होता है। यानी आप जितने गलत करेंगे उतने ही आप, जितने आपने सही किए
उसका 3 गुना आप गलत कर देंगे और आप 0 पे रह जाएंगे। ये नेगेटिव मार्किंग के खौफ की स्थिति रहती है। तो इसमें आपको मैं केवल इतना समझाना चाहता हूँ कि अगर आप माइंड स्किल लगाते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझ पाते हैं, तो आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। दोनों स्थिति में, परफेक्ट वाली स्थिति में आप परफेक्ट नहीं है, लेकिन इस स्थिति में आप 0 हो जाएंगे, है ना। ये हुआ। इसके बाद आता है अदर सजेशन। अदर सजेशन में क्या होता है? अदर सजेशन में होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो एग्ज़ाम देने बैठने के टाइम पे ये होता है कि आप कितनी स्पीड रखें। मान लीजिए आप पेपर देने बैठते हैं, है ना। मान लीजिए आपके सामने पेपर आता है। अब होता क्या है कि 4 अलग अलग सेट्स में पेपर आते हैं, ABC, है ना। आप पॉलिटी आपका सब्जेक्ट है, शानदार पॉलिटी आपने पढ़ रखी। तो मान लो अगर आपके लिए पॉलिटी के क्वेश्चन ऊपर आए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 10 क्वेश्चन आपके सही है, तो आप 7वें आसमान पर रहते हैं। 7वें आसमान का मतलब ये कि आप बहुत अच्छी क्या यार 10 क्वेश्चन एक साथ सही हो गए, मजा आएगा, है ना। वो स्थिति होती है। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि अगर मान लो आप क्वेश्चन करने बैठ रहे हैं और अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है या मैथ्स नहीं है और मैथ्स साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गए, मान लीजिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैथ्स सीसेट में होता है, साइंस से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप 10 क्वेश्चन आपने गलत किए, 11 किए, 12 किए। 12 क्वेश्चन गलत होने के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हताश हो जाते हैं कि यार जब मैं यहाँ तक कुछ नहीं कर पाया तो मैं आगे क्या कर पाऊँगा। तो वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद वो अपनी हिम्मत हार जाते हैं। मेरा इसमें सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको शुरुआत में आपके क्वेश्चन मिले हैं जो आपको परफेक्ट तरीके से आते हैं तो आप उन्हें अटेम्प्ट कीजिए, है ना। अगर मान लीजिए आपके पास जो शुरुआती में सेट आया उसमें क्वेश्चन शुरुआत में नहीं आ रहे तो आप आगे बढ़िए। आप देखिए अगर आपको लग रहा है कि यार 21वें क्वेश्चन से मुझे आता है तो आप 21वें क्वेश्चन से सोल्व करना चालू कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको 50वें क्वेश्चन से आता है तो आप 50 क्वेश्चन से चालू कीजिए, है ना। अगर आपको 70वें क्वेश्चन से आता है तो आप 70वें से चालू कीजिए। जहां से आपको आता है आप वहां से पेपर स्टार्ट करें। बाकी स्थितियों में आप बाद में आए, ताकि आपको क्या है कि जो आपको आता है वो पहले आपका अच्छे से सोल्व हो जाए। जो नहीं आता है उसके बाद आप आराम से माइंड स्किल लगा सकते हैं। ये जो नहीं आने वाला फॉर्मूला ये आपको कहीं ना कहीं आता है, लेकिन वो घबराहट में गलत हो जाएगा। इसलिए मेरा इसमें सजेशन ये रहेगा कि आपको जहां से आता है पहले आप वहां से स्टार्ट करें, ताकि आपका पेपर बिगड़े ना और शांतिपूर्वक आप बहुत आराम से, बहुत अच्छे से इस पेपर को देने का प्रयास करें और आप सफल हो, है ना। इन बातों के बाद हम आ जाते हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं या कुछ बच्चे जब मैंने एग्ज़ाम दिया था शुरुआत में तो मैं भी इन सब समस्याओं से कैसे गुजरा, तो मुझे भी लगता था कि यार क्या होगा। अब इतनी स्किल समझ पाने के बाद अगला काम जो होता है कि यार हम साथ साथ गोले लगाएं या हम एक साथ, मान लो हमें ये क्वेश्चन आता है तो हम उसे गोला भरते हैं। देखिए गोला भरने में टाइम लगता है। मान लीजिए आप किसी अटेम्प्ट के लिए आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसका आप गोला फिलअप कर रहे हैं तो आपको उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरा इसमें सजेशन ये रहेगा कि आपको 5 क्वेश्चन याद है, आप 5 क्वेश्चन का एक साथ गोला लगाएं, है ना। ये उन बच्चों के लिए सजेशन है जिनके माइंड में क्वेश्चन रह जाते हैं, जिनको याद रहता है कि यार मुझे उस क्वेश्चन का ऑप्शन ये याद था और वही सही है। कुछ बच्चों के साथ ऐसी स्थिति होती है कि उन्होंने शुरुआत में देखा, उन्हें ऑप्शन याद था, एरिया, लेकिन 5 उन्होंने बोला था कि यार कुछ बच्चे हिसाब से चलते हैं, टीचर्स के हिसाब से चलते हैं कि यार सर ने बोला था 5 बोले हम एक साथ लगाएं, तो वो उन क्वेश्चंस को जब एक साथ लगाने बैठते हैं तो जैसे ही माइंड स्किल कमजोर होता है थोड़ा सा, तो जब उस क्वेश्चन पे आते हैं तो जो ऑप्शन रहता है वो भूल जाते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे हैं तो वो साथ साथ गोला लगाते चले, लेकिन जो इन बच्चों का माइंड स्किल अच्छा है मैं उनके लिए दूंगा कि आप कम से कम 5 क्वेश्चन पूरे होने के बाद गोला लगाएं ताकि उसमें आपका समय बचे, है ना। उसके बाद अगली बात आ जाती है सीसेट की। सीसेट के पेपर में क्या है, देखिए नेगेटिव मार्किंग का रेशो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब इसमें अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है, परफेक्ट है, तो कोई बात ही नहीं। मान लो केवल आप कॉम्प्रीहेंशन के भरोसे पे प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो फिर आपके साथ समस्या है। तो कॉम्प्रीहेंशन में होता क्या है
कि जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मान लो आपने एक पैराग्राफ पढ़ा तो आपका माइंड थोड़ा बहुत इसमें खर्चा होगा, दूसरे पैराग्राफ में थोड़ा और कचरा होगा, तीसरे में आते आते आपका माइंड जो है वो घूम जाएगा। यूपीएससी के पेपर में कॉम्प्रिहेंसिव के पैराग्राफ मतलब यह है कि चक्रव्यूह, उस चक्रव्यूह को भेद पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ कम से कम रीजनिंग की तैयारी करके जाएँ। मैथ्स हार्ड लगता है तो मैथ्स को छोड़ें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ छोड़ें, आप उसकी भी तैयारी करें, लेकिन आपको जब पेपर में कुछ समझ नहीं आए तो आप कम से कम कॉम्प्रिहेंसिव के साथ रीजनिंग करते चलें, ताकि आपका एक बैलेंस बना रहे। आपको सीसेट के पेपर में 33% लाना कंपलसरी है। आप अगर इन डाउट्स पे चले जाएंगे, इन डाउट्स को आप क्लियर करेंगे तो हो सकता है कि आप पेपर बहुत अच्छे से दे पाएँ, बहुत अच्छे से समझ पाएँ, बहुत अच्छे से आप क्लियर कर पाएँ। तो मेरा इन सब बातों को बोलने का केवल एकमात्र ही यह सजेशन है कि जो बच्चे इस साल 26 मई और 28 मई को संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं, वे निश्चित होकर परीक्षा दें, अपना बेस्ट दे के आएँ, कोशिश करें कि वो इस प्रारंभिक परीक्षा में पास हो। आज से शाम 4 बजे से 5 बजे से आपको पॉलिटी की क्लास मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, पर डे मिलेगी। पॉलिटी की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो मैं आगे हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी सब धीरे धीरे चालू करूँगा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएँ, IR, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में सब कुछ चालू करूँगा। द हिंदू एनालिसिस हिंदी में, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए क्योंकि मैं अकेला हूँ, वन मैन आर्मी हूँ। कोशिश करूँगा, लेकिन आज से पॉलिटी की क्लास चालू हो रही है, उससे आप जुड़ें, पढ़ने की कोशिश करें। जो पॉलिटी की क्लास रहेगी वो ख़त्म होगी, उसके आधे घंटे के बाद आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे उस पॉलिटी की क्लास का PDF मिल जाएगा, जिससे आप नोट्स आसानी से बना पाएंगे। आप क्लास को जब रिवीजन करके देखेंगे तो हो सकता है कि आपको नोट्स बनाने में और आसानी हो, आपको समझ में आएगा। तो बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको लगता है कि ये सजेशन वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा था तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों को इस चैनल की आवश्यकता है या जो लोग करना चाहते हैं उन लोगों को आगे बढ़ाएं, ताकि वे इस चैनल के साथ साथ अपनी तैयारी और अच्छे से परिपक्व करें। मैं पुनः इंडियन डिफेंस अकेडमी संघर्ष IAS हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद।